तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया में। तो फटाफट उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि 5 बजे हम लोगों की जीके जीएस की क्लास होती है एग्जाम इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। लेकिन ये जो क्लास आपको दी जा रही है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होने वाली है, क्योंकि घर में कुछ फैमिली फंक्शन पड़ने की वजह से आपको मैं ये क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और आपके कंटेंट बाधित ना हो। इसीलिए आपके लिए मैंने पहले से ही इस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि घर में एक शादी है, फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है और इसी की वजह से मुझे घर जाना पड़ रहा है। तो दैट्स वाई कि मैं आपको लाइव क्लास 2 से 3 क्लास जो होगी हमारी, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है। देखिए, आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। इस वजह से मैंने क्या किया है कि आपकी 2-3 क्लास मैंने पहले ही स्टूडियो में आकर के रिकॉर्ड कर ली है, जिससे कि आपकी क्लास बिल्कुल प्रॉपर हो पाए और आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे जैसे आप डेली 5 बजे आते हैं और क्लास करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चंस को देखेंगे और अपने उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, बस ये होगा कि क्लास रिकॉर्डेड होगा, मैं आपके कमेंट को देख नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं जहां पे भी रहूंगा, जब क्लास मेरी रिकॉर्डेड फॉर्म में चलेगी तो मैं वहां से जरूर मॉनिटर करता रहूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए आप लोग अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए पूरी मेहनत हम लोग कर रहे हैं ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, है ना। इसीलिए मैंने अपना पूरा टाइम दिया इस क्लास को रिकॉर्ड करने में। जो भी 2-3 क्लासेस आपको आगे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि फैमिली में फंक्शन होने की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है, मेरा होम टाउन गोरखपुर है और ये जो स्टूडियो है वो गाजियाबाद में है, तो डिस्टेंस आप समझ सकते हो कि काफ़ी है। तो इस वजह से आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होने देंगे भाई, एग्जाम इंडिया इसका तो वादा करता है। ठीक है, बाकी आपकी क्लासेस जो होंगी वो लाइव ही होंगी, है ना। क्लासेस जो होंगी वो लाइव ही होंगी। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस तभी जाएंगी जब कोई अर्जेंसी होगा, कोई इमरजेंसी होगा। चलिए, तो हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप लोग बस अपने उत्तर को उसी प्रकार से देते रहेंगे जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अपने अंदाज में, जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। बस आप लोग अपने कॉमेंट में पीछे मत रहिएगा, अपने उत्तर को जरूर कमेंट बॉक्स में प्रेषित करिएगा। जो लोग वीडियो को देख रहे हो, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का सबसे पहला सवाल होगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे, बाकी तो हम अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे। चलिए, प्रश्न है आपका, भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी किसे माना जाता है। हु इज कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। बढ़िया क्वेश्चन है, खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर होना चाहिए कि इस भारत का सबसे बड़ा कानून का जो अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है जो इंडिया का सबसे बड़ा, वो होता है कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बिल्कुल आपका उत्तर जो है बी यहाँ पे सटीक माना जाएगा। बी जो उत्तर है आपका वो बिल्कुल सटीक माना जाएगा, क्योंकि भारत के महान्यायवादी जो हैं, भारत के महान्यायवादी को ही क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76। याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 में इस बात को कहा गया है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 76 है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया है, भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। और भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी भारत का प्रथम कानून अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 में इस बात को रखा गया है। और इनके बारे में एक बात यह भी है कि ये भारत के किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है, या भारत के किसी भी दोनों सदन जो है हमारे लोकसभा राज्यसभा, ये वहां भी जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बस एक काम नहीं कर सकते हैं, वो है वोटिंग नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट पार्टिसिपेटिंग इन वोटिंग, यानी कि मतदान का अधिकार इनको नहीं होगा। लेकिन ये संसद के किसी भी सदन में जा सकते हैं, इवन ये भारत के किसी भी न्यायालय में भी जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, बस वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। किस अनुच्छेद में है, 76 में है, इस बात को क्लियर रखना। इसके अलावा अभी का प्रेजेंट का क्वेश्चन बता दूं कि वर्तमान में हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। आप भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि भारत का महान्यायवादी कौन है। तो वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं वो है कौन, रमणी साहब हैं। ठीक है, कौन है, रमणी जी हैं वर्तमान में
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा और अच्छे से प्रश्न, एक एक प्रश्न जितना भी कराते चल रहा हूं बिल्कुल वैसे ही पढ़िएगा जैसे आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं रमणी साहब। ठीक है, और आर्टिकल है 76। चलिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे लगाने जा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रश्न का उत्तर करेंगे भाई प्यार से, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं भाई फटाफट के अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय निकाय संसद कहलाती है। कौन सी केंद्रीय निकाय जो है वो संसद कहलाती है? ऑप्शन है न्यायिक यानी कि जुडिशियल, कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव, विधायी यानी कि लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव, या फिर दोनों न्यायिक तथा विधायी। तो आपको बताना है कि संसद हम किसको कहेंगे। तो आप सभी जानते हो, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप सभी जानते हो जो संसद है, ठीक है, जो संसद है जिसको हम लोग इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, तो संसद जो है इसका जो आर्टिकल है वो है 79। ठीक है, संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 79 यानी कि 79 में आता है। संसद के 3 अंग होते हैं जो आप सभी जानते हो। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है भाई राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। तो ये संसद के 3 अंग आप सभी जानते हो। ठीक है, पार्लियामेंट के 3 क्या है? अंग हैं, ऑर्गेन है जिसको बोलते हैं बॉडी। कितने अंग हैं? 3 है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो संसद इन 3 अंगों से मिलकर के बना हुआ है। इसके अलावा एक बात आप सभी याद रखिएगा कि संसद का काम क्या होता है, पार्लियामेंट का काम क्या होता है? तो भाई कानून को बनाने का काम होता है संसद का। ठीक है, टू मेक अ लॉ, जो कानून का निर्माण होता है, कानून का निर्माण करने का काम किसका होता है? संसद का होता है। पार्लियामेंट ही राइट रखता है संसद में कानून बनाने का। ठीक है, कोई भी कानून बनाना है तो संसद ही बनाएगा, है ना। अब ऑप्शन हम देखेंगे कि सवाल क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय, तो केंद्रीय विधायी यानी कि लेजिस्लेचर जो है ये संसद कहलाती है भाई। केंद्रीय लेजिस्लेचर होगा यानी कि विधायी होगा। ठीक है, क्यों होगा भाई? क्यों? लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? ठीक है, अगर आप जानते हो विधायी का काम क्या होता है तो ये प्रश्न बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो नहीं पता है लेकिन अब आपको पता चल जाएगा कि ये विधायी का काम क्या होता है? कानून निर्माण का काम होता है। क्या करता है विधायी संसद? कानून का निर्माण करना। विधायी का काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना होता है इसका काम। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून का निर्माण करना, इंग्लिश में टू मेक अ लॉ, टू मेक अ लॉ। तो याद रखेंगे बिल्कुल इस बात को कि विधायी का काम क्या होता है? कानून के निर्माण करने का काम होता है। विधायी शक्तियां जो होती हैं जिसको लेजिस्लेचर बोलते हो, और यही क्या कहलाती हैं? यही बॉडी जो है संसद भी कहलाती है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझना है क्योंकि ये आपकी एक्सप्लेनेशन वाली क्लास है, तो भाई अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझना है। क्लियर? तो लेजिस्लेचर, विधायी का मतलब क्या है? कानून बनाने का काम होता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है भाई? देखो, ये कार्यकारी क्या करता है? ये जो कानून बना है उसको लागू करने का काम कार्यकारी करता है। यानी अगर एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखूं तो कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। कानून को लागू करने का काम किसका होता है? तो कानून को लागू करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू एग्जीक्यूट अ लॉ। ठीक है, क्या बोलेंगे? टू एग्जीक्यूट अ लॉ, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। क्लियर है ना? और मैंने आपको क्या बताया कि संसद का काम क्या होता है? मैंने क्या बताया? पार्लियामेंट का भी काम होता है कानून को बनाने का काम संसद करती है। ठीक है, कानून निर्माण करने का काम पार्लियामेंट करती है। और विधायी का भी जो काम है ये सरकार का एक अंग होता है विधायी। ठीक है, सरकार का ही गवर्नमेंट का एक अंग होता है विधायी जो कानून बनाने का काम करता है। और कार्यकारी क्या करती है? उस कानून को लागू कराने का काम करती है। क्लियर? और न्यायपालिका तो आप सभी जानते हो दोस्तों, न्यायपालिका तो सभी जानते हो कि ये न्याय देने का काम करता है, यानी जस्टिस देने का काम करता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया होगा। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर करेंगे और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं पेपरों में, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत होते हैं, लेकिन अब आप ऐसे प्रश्नों को गलती मत करिएगा जब पेपर में आता है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से किसको विकसित करने के लिए सहायता दी है, यानी कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैव मेनली असिस्टेड टू डेवलप। ऑप्शन देख लेते हैं भाई, क्या है ऑप्शन? एग्रीकल्चर फर्म है, कॉटेज इंडस्ट्री
इंडस्ट्री है या मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है भाई, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग अपने अंदाज में इसका उत्तर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से किसको विकसित करने के लिए, तो याद रखना एक डिपार्टमेंट है सरकार की एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है MSME। क्या नाम है भाई? एक मंत्रालय है मध्यम और लघु उद्योग, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। ये एक मिनिस्ट्री भी है, एक डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, MSME। और ये क्या करता है, ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ये डिपार्टमेंट जो छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं, ठीक है। जो मध्यम वर्गीय या जो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, छोटे विकास जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो रेडी वगैरह लगाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, छोटे लेवल पे जो बिजनेस करते हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करती है ताकि वो लोग जीवन यापन ठीक प्रकार से कर पाएं, ठीक है। MSME डिपार्टमेंट जनरली छोटे एवं मध्यम वर्ग के बिजनेस को बढ़ावा देने का काम करती है। तो याद रखना है, MSME मंत्री आपसे पूछता है कि कौन है अभी वर्तमान में भारत सरकार के वर्तमान में MSME मिनिस्टर कौन है, MSME मिनिस्टर आपसे पूछेगा तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, ठीक है। MSME मिनिस्टर का नाम पूछेगा तो वर्तमान में कौन है, नारायण राणे, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखना है, ये कौन है, MSME मंत्री है, ठीक है। क्योंकि ये विभाग है, एक सरकार का एक डिपार्टमेंट है, तो कोई ना कोई तो मंत्री भी होगा, तो उसके मंत्री हैं आपके नारायण राणे जी। और MSME डिपार्टमेंट ही क्या करती है, ये छोटे बिजनेस को सहायता देती है, ठीक है। छोटे बिजनेस जो होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम जो बिजनेस होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ फंड देते हैं, कुछ पैसे देते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, मतलब कि उनकी सहायता करते हैं उनके विकास में, उनके मदद में। क्लियर है ना। तो MSME याद रखना है। और MSME मंत्री कौन है, नारायण राणे जी हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगाने जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे जरा ध्यान से। और ये भी देखो बड़ा प्यारा सवाल है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो पहले आप इसका उत्तर करने की कोशिश करिएगा और फिर मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है कि टेलीग्राफ लाइन है ना, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी, है ना भाई। फ्रॉम वेयर वाज द टेलीग्राफ लाइन फर्स्ट लेड। ऑप्शन है आपके कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, कलकत्ता से रानीगंज। तो टेलीग्राफ लाइन याद रखना है। तो याद करिएगा 1853 में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई, ठीक है। 1853 में क्या हुई, टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई। और कहां से कहां तक हुई थी भाई, तो ये हुई थी कलकत्ता से आगरा तक, कलकत्ता से आगरा तक इसकी शुरुआत हुई थी टेलीग्राफ लाइन। तो भारत में जो पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी वो 1853 में बिछाई गई थी और कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। तो भाई याद रखना, यहाँ पे पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कौन थे इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पर ऐसा हुआ था, यानी कि किस गवर्नर जनरल ने ये टेलीग्राफ लाइन बिछवाई थी। तो भाई उसका नाम याद रखना, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल आप सभी ने इसका नाम सुना होगा कि लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम पर भारत में टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी 1853 के अंदर। कहां से कहां तक, कलकत्ता से आगरा तक। क्लियर है, यहीं पे याद रखना है आपको, लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम पे। याद करिए, आप सबने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को कि लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में प्रथम रेल बिछाई, ठीक है। भारत में जो प्रथम रेल की शुरुआत है वो डलहौजी के ही टाइम पर हुई थी। कब, तो आपको भी याद है कि भारत में जो पहली रेल चलाई गई थी वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। बताओ भाई, क्लियर है। भारत में जो पहली रेल चलाई गई थी वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कहां से कहां तक, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ये रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो सर ये रेल मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। कितने किलोमीटर की यात्रा थी, 34 किलोमीटर की यात्रा थी, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा। तो डलहौजी के ही टाइम पर भारत में पहली रेल भी चलाई गई थी, टेलीग्राफ लाइन भी चलाई गई थी। इसके अलावा भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत भी डलहौजी के ही टाइम पर हुई थी, ठीक है। तो डलहौजी ने ही क्या किया था,
डाक व्यवस्था की भी शुरुआत की थी, ठीक है, डाक व्यवस्था की भी शुरुआत डलहौजी के टाइम पर हुई थी। डाक व्यवस्था मतलब पोस्टल सिस्टम स्टार्ट कराया था डलहौजी ने ही, क्लियर है। राज्य की हड़प नीति भी डलहौजी के टाइम पर हुआ था, ठीक है। ये डिटेल में आपको आगे पढ़ना है, आगे पढ़ते रहोगे आप लोग, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जानी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, कहां से कहां तक बिछाई गई थी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया होगा भाई, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। बस मैं आपके कमेंट को देख नहीं पाऊंगा लाइव, क्योंकि ये क्लास आपको रिकॉर्डेड दी जा रही है, लेकिन मैं बाद में आपके कमेंट को जरूर नोटिस कर लूंगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो भाई, ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछता है कि इस देश का पुराना नाम क्या था, है ना। तो कभी कभी देशों के पुराने नाम पर सवाल बनते हैं। तो ये सेशन आपके लिए ऐसा होगा कि हर प्रकार के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चंस के जितने वैरायटी हो सकते हैं जीके जीएस के, उतनी पॉसिबिलिटीज आपको क्लास में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन है, किस देश का पुराना नाम पर्शिया था। देखो भाई, बड़ा प्यारा सवाल है ये कि किस देश का पुराना नाम क्या था, पर्शिया था। चलिए बाकी के ऑप्शन भी देख लो, ये जितने भी देश ऑप्शन में हैं सबके कुछ ना कुछ पुराने नाम थे, तो आपको वो भी याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं। मलेशिया का पुराना नाम आपको मैं बताऊं तो मलाया। मलेशिया का पुराना नाम क्या था, तो मलाया था। याद रखिएगा, कॉपी में नोट करते चलो, अगर नहीं नोट करोगे तो भूल जाओगे सब लोग, ठीक है। तो मलेशिया का पुराना नाम मलाया। देखो, किस देश का पुराना नाम पर्शिया था, तो ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, ठीक है। इसी का पुराना नाम क्या था, पर्शिया, पर्शिया, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई भाई। इस प्रश्न का उत्तर, ताइवान का पुराना नाम याद रखना है, ताइवान का पुराना नाम था फार्मोसा, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपने नहीं सुना होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आपने नहीं सुना होगा। तो याद रखिएगा, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। पूछ सकता है आपसे किसी परीक्षा में, ये भी याद रखना है। इसके अलावा इराक का पुराना नाम याद रखना है, तो इराक का पुराना नाम क्या था, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा भाई, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है और ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, ठीक है। इसके अलावा मलेशिया का पुराना नाम क्या था, मलाया, और यहां पर मैंने बताया ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। एक और पूछा जाता है, याद रखिएगा, जापान का पुराना नाम, ठीक है। आपसे जापान का पुराना नाम पूछ लेता है पेपर में, तो जापान का पुराना नाम क्या था, निप्पन, निप्पन, ठीक है। जापान का पुराना नाम क्या था, निप्पन, ये भी याद रखना। और एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप देना भाई, ईमानदारी से। नहीं पता है तो गूगल करके आना और छाप देना, और एक बार गूगल करके आओगे और यहाँ पे कमेंट में लिख दोगे ना, तो कभी भूलेगा नहीं, ये वादा है। तो इसको जरूर कर लेना आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया होगा भाई, क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने को बेताब है, तैयार है, देखते हैं अगला सवाल हमारे पिटारे में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है भाई, ठीक है। तो देखो ये रेलवे यूनिवर्सिटी है जो भारत में अभी बनाया गया है, रेलवे स्टाफ कॉलेज। इसके पहले नहीं था, ये मोदी सरकार के आने के बाद ही इस कॉलेज की स्थापना की गई है। तो रेलवे के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। क्या याद रखना है भाई, देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय जो रेल है, इंडियन रेल, इंडियन रेल, ठीक है। तो भारतीय रेल से रिलेटेड जो अभी मैंने आपको बताया कि शुरुआत हुई थी इस ट्रेन की, पहली ट्रेन वो 16 अप्रैल 1853 को इसकी शुरुआत होती है। कहां से कहां तक, तो मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में पहली ट्रेन भारत में चलाई गई थी, ठीक है। और कितने किलोमीटर की यात्रा थी, 34 किलोमीटर की यात्रा थी। देखो ये बता दिया है मैंने, फिर से इसलिए बताया है ताकि आप बार बार रिवाइज करोगे तो बार बार अच्छा रहेगा याद करने के लिए। कहा जाता है ना, एक बात कहते हैं, आप जितनी बार पढ़ोगे उतना ही कम समय लगेगा, ठीक है। यानी जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही कम समय लगेगा आगे जब भी रिवाइज करोगे, ठीक है। तो बहुत जरूरी है रिवीजन, इसलिए, ठीक है। तो भारतीय रेल यानी रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की यात्रा थी, ठीक है, याद रखना।
और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुई थी, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो भारतीय रेल है, इंडियन रेल है, तो भारतीय रेलवे से रिलेटेड सवाल बनता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम रेल मंत्री कौन थे, ठीक है। ये सवाल आपके लिए होगा कि स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और एक सवाल मैं आपको बता के जाऊंगा, एक सवाल मैं बताऊंगा कि भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी, तो वो थी ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री हैं। आपको क्या बताना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री का नाम बताना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री का नाम बताना है आपको भाई, ये कमेंट बॉक्स में छापना सब, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि ममता बनर्जी कौन थी, ये भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री थी, यानी कि फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है, एक एक बात को याद रखना। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी मैं दे रहा हूं ताकि आप भी कुछ प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। देखो रेलवे स्टाफ कॉलेज पूछा है, तो ये पड़ता है आपका वडोदरा, गुजरात में बनाया गया है भाई। वडोदरा कहां पर है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर है, वडोदरा में है, और ये गुजरात में पड़ता है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या होने वाला है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये सवाल भी आपने कितनी बार देखा होगा पेपर में, परीक्षाओं में, और अब हमारे परीक्षाओं में अगर पूछेगा तो हम गलती नहीं करने वाले हैं। प्रश्न क्या है, नील नदी को, देखो नील नदी को किस देश का वरदान कहा जाता है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे प्रश्न पूछने का मतलब क्या है, ऐसे प्रश्न का लॉजिक जो होता है कि नील नदी को किस देश का वरदान कहा जाता है। भाई जिस देश से ये निकलती होगी, ये नदी जिस देश से निकलती होगी उसी देश को तो वरदान बोलेंगे ना, बट ऑब्वियस है, बहुत सीधी सी बात है। तो भाई सबको पता होना चाहिए कि जो नील नदी है वो किस देश से निकलती है, ठीक है। आई थिंक सबको पता होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप भी दिए होंगे। तो नील नदी के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, ये नील नदी के बारे में याद रखना, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। ये बात तो आप सब जानते हो नील नदी के बारे में कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्लियर, ये तो बात सही है, नील नदी को बोलते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी। लेकिन अगर सवाल ये आपसे पूछ रहा है, देखो सवाल चेंज करता हूं मैं, सवाल अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी लिखूं, मैं इसी को फिर चौड़ी भी लिखता हूं, समझिएगा क्वेश्चन को, चौड़ी नदी ये कौन सी होगी भाई, ठीक है। इसका उत्तर भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी या विश्व की सबसे चौड़ी नदी, ठीक है, तो इसका उत्तर दे देना आप लोग एग्जाम में कि सर अमेजन है ये, ठीक है। कौन सी नदी है, अमेजन नदी है सर। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल भूलना नहीं है। अगर पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी को टिक करना है, ठीक है। अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी नदी या चौड़ी नदी तो आपको अमेजन नदी को टिक करना है। देखो ये सब प्रश्न गलत होते हैं और यही गलतियां सुधारने के लिए आप क्लास कर रहे हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो लंबी में क्या आ रहा है, ल, लंबी में ल, और नील में भी देखो ल, ठीक है ना। नील नदी के लास्ट में ल आ रहा है और लंबी में भी ल आ रहा है, तो ल से आपको रिलेट कर लेना है कि लंबी जो होगी वो नील नदी होगी। और बाकी जो क्वेश्चन पूछेगा बड़ी नदी या चौड़ी नदी तो आपको अमेजन पे टिक कर देना है। क्लियर, ये याद करने का थोड़ा सा तरीका आप टैक्टिस जो है दिमाग में ले सकते हो, ठीक है। और नील नदी के बारे में आपको बता दूं, ये कहां से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। नील नदी कहां से निकलती है, किस झील से निकलती है, तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। कहां पर है ये विक्टोरिया झील, तो ये पड़ता है इजिप्ट में। कहां पर है, इजिप्ट में है भाई। इजिप्ट को ही बोलते हैं हिंदी में मिस्र, ठीक है, इसी को बोलते हैं हिंदी में मिस्र। तो इजिप्ट से निकलती है नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है इजिप्ट, मिस्र, और वहीं से नील नदी निकलती है। कहां से, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। और याद रखना है इजिप्ट की कैपिटल भी आपको पूछता है, ठीक है। इजिप्ट यानी कि मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, याद रखना है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं कायरो, ठीक है। इंग्लिश में इसकी कैपिटल को लिखते हैं कायरो और हिंदी में पढ़ते हैं काहिरा, याद रखना है। और एक सवाल और यहीं पर बनता है, ठीक है। सवाल क्या बनता है कि विश्व का कौन सा शहर नील नदी पर स्थित है, यानी कि नील नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा शहर। एक सवाल ये पूछता है, ऐसे तो बहुत सारे शहर हैं नील नदी पे, लेकिन सवाल पूछता है कि नील नदी पर स्थित
विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा कि नील नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है भाई, यही है आपका, ठीक है। नील नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मिस्र की कैपिटल काहिरा है, जिसको कायरो भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल याद रख लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है जो लोग नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नील नदी को किस देश का वरदान कहा जाता है? तो जिस देश से निकलती है उसी देश को वरदान कहा जाता होगा, और मैंने आपको बता दिया है कि किस देश से ये निकलती है। उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या होने वाला है भाई अपना। चलो भाई, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे, और जल्दी से इस प्रश्न का भी उत्तर सभी बढ़िया से दे दो तो, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल है, देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन है कि मालती माधव, ठीक है, क्वेश्चन है मालती माधव निम्नलिखित में से किसकी रचना है? देखो रचनाओं से भी प्रश्न हमारे पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो भाई गलती तो हमें नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो मालती माधव निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, शूद्रक, भवभूति, ठीक है। तो आप सभी ने अपने कमेंट को लॉक कर दिया होगा। अब मेरी बातें सुनते हैं सब लोग। चलिए, तो पहले देखते हैं बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की रचना है क्या? हर्षचरित्र, हर्षचरित्र, ठीक है। तो हर्षचरित्र किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। याद रखना है ऑप्शन को भी अच्छे से, ठीक है। हर्षवर्धन, देखो हर्षवर्धन जो है इसकी 3 किताबें याद रखना है, इसकी 3 रचनाओं के नाम याद रखना है। कौन कौन सी भाई? तो हर्षवर्धन की 3 रचनाएं कौन सी हैं? नागानंद, नागानंद, रत्नावली, नागानंद, रत्नावली, और एक रचना और है इनकी, वो है प्रियदर्शिका। कौन सी रचना है? प्रियदर्शिका। याद रखिएगा, ये सवाल भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन की 3 रचनाओं के नाम याद रखना है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। हर्षचरित्र किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा देखो शूद्रक, शूद्रक की रचना का नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूं। शूद्रक की रचना का नाम है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, याद रखेंगे भाई, ठीक है। मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है ये सबके, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है। और आपका सवाल मालती माधव, तो मालती माधव जो है वो भवभूति की रचना है। मालती माधव जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है, मालती माधव किसकी रचना है भाई? तो भवभूति की रचना है। क्लियर? तो सभी ऑप्शन को भी अच्छे से बता दिया गया है, और सबकी रचनाओं के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है खूब, ठीक है। तो जितने सवाल बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज, वो भी आपको कॉपी में नोट करना है और अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को समझिएगा थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग अच्छे से, कि नियत ताप प्राणी यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल कौन है? 4 ऑप्शन दिया है और आपको बताना है इनमें से कौन वार्म ब्लड एनिमल है। कोबा यानी कि क्रो मतलब कौवा है, उसको कोबा लिख दिया, कोई बात नहीं, इतना तो समझ जाते हो आप लोग। पिजन यानी कबूतर, फिश मतलब मछली, बैट मतलब चमगादड़। कौन है वार्म ब्लडेड एनिमल यानी कि नियत ताप प्राणी? बढ़िया सवाल है भाई। चलिए पहले आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा, फिर इसको हम थोड़ा सा समझते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलो भाई, देखो याद रखना, नियत ताप प्राणी ऐसे जंतुओं को कहा जाता है, ठीक है। ऐसे जंतुओं को कहा जाता है जिनका तापमान, जिनके शरीर का तापमान अन्य जानवरों से, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं उनसे ज्यादा होता है, ठीक है। देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब कि शीत रक्त और गर्म रक्त, यानी किसका खून गर्म है, किसका खून ठंडा है, बस ऐसे समझ लो, बिल्कुल देसी भाषा में, ठंडा और गर्म, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है वार्म ब्लडेड एनिमल, तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका खून गर्म होगा वो वार्म ब्लडेड में आएगा और जिसका ठंडा होगा वो कोल्ड में आएगा। तो ऐसे जातियों को कहा जाता है ये जिनके रक्त का तापमान अन्य शीत रक्ती जानवरों की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। नियत ताप प्राणी ऐसे जानवरों को कहा जाता है जिनका तापमान जो है, जिनके शरीर का टेम्परेचर है, जिनके शरीर का तापमान जो होता है, इनके शरीर का तापमान अन्य शीत रक्ती जानवरों की तुलना में क्या होता है, जो कोल्ड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, उनसे क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। उनसे तो ज्यादा होता है, ये बात तो क्लियर है। साइड में हूं ताकि आप क्वेश्चन को ध्यान से देख पाओ, ठीक है ना। अब एक बात याद रखना
कि कौन कौन से होते हैं, तो पक्षी और स्तनधारी जो है वो इसमें आते हैं, ठीक है। जो पक्षी हैं, बर्ड हैं, पक्षी, इसके अलावा जो स्तनधारी हैं, ठीक है, स्तनधारी हैं, वो किस में आते हैं, ये आते हैं आपके वार्म ब्लडेड में। गर्म रक्त वाले जो जानवर हैं कौन कौन होते हैं, याद करने का तरीका है, जो पक्षी वर्ग है, पक्षी वर्ग मतलब जो बर्ड हैं, जो बर्ड्स कैटेगरी है। इसके अलावा स्तनधारी, स्तनधारी को बोलते हैं मैमल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैमल, ठीक है। तो बर्ड और मैमल ये जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल में आते हैं। और कोल्ड में कौन कौन से आते हैं, कोल्ड में भाई कौन कौन से आते हैं ये भी याद रख लेना है आपको। तो कोल्ड में जैसे सरीसृप वर्ग है, ठीक है, कोल्ड में आपके जैसे सरीसृप और उभयचर जो है, जैसे मछली हो गया, कोल्ड की मैं बात कर दूं आपको, कोल्ड अगर मैं बता दूं तो जैसे आपका मछली हो गया, मछली हो गया, ठीक है। इसके अलावा सरीसृप वर्ग, सरीसृप जो वर्ग है यानी कि जिसको हम रेप्टाइल कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेप्टाइल कहते हैं। और इसके अलावा जो उभयचर है, उभयचर, ठीक है, उभयचर, उभयचर का मतलब क्या होता है, जो पानी में भी रहे और थल में भी रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं उभयचर। जो पानी में भी रहता हो और जो थल में भी रहता हो उसको उभयचर बोलते हैं। सरीसृप, रेप्टाइल आप सब जानते होंगे और मछली जानते होंगे। तो ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होते हैं वो मछली है, सरीसृप यानी रेप्टाइल वर्ग है, और आपका उभयचर, उभयचर मतलब कि जो थल में भी रहे और जो जल में भी रहे, क्लियर है। इसके अलावा ये जो नियत ताप प्राणी यानी वार्म ब्लडेड कौन होते हैं, तो वार्म ब्लडेड जो पक्षियां होती हैं या जो स्तनधारी है, मैमल हैं, वो आपके आते हैं वार्म में, गर्म में। इनका तापमान इनसे क्या होता है, इनका तापमान जो है इनसे क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। वार्म ब्लडेड का जो टेम्परेचर होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल का जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल से ज्यादा होता है, क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। अब ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, तो ऑप्शन के अनुसार चलें तो चमगादड़, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो चमगादड़ जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा है कि वार्म ब्लडेड एनिमल, और बैट क्या है, चमगादड़ एक मैमल है, ठीक है, चमगादड़ क्या है, एक मैमल है, चमगादड़ क्या है, एक मैमल है, स्तनधारी है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है, क्लियर। अब देखो कौवा, कबूतर, कौवा कबूतर क्या है भाई, ये तो आपके बर्ड हो गए, कौवा कबूतर क्या हो गए, ये आपके, सॉरी ये तो आपके इस वर्ग में आ गए, ठीक है। और मछली देखो फिश, फिश भी यहाँ पर है, तो इधरी याद रखना आप लोग, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। बहुत लोग आप में से जानते भी होंगे, जिनको नहीं पता वो याद रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगाने जा रहा हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इस क्वेश्चन में समय मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो भाई यहां देखो पत्ती लिख दिया है, हद है, पत्ती, ठीक है। पत्ती का मुख्य कार्य इनमें से क्या होता है, जो लीफ होता है, पत्ती होती है, तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, यही प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो भोजन बनाने का काम होता है, या ऑक्सीजन बनाती है पत्तियां, या कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, या भोज्य पदार्थों का परिवहन करती हैं भाई, टू ट्रांसपोर्ट फूड आइटम। जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देते रहना है और अपना मैच कराना है कि किसका कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, बड़ा सिंपल है ये प्रश्न। तो पत्तियों का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन बनाने का, ठीक है, कुकिंग का काम होता है पत्तियों का, जो लीफ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा भोज्य पदार्थों का परिवहन करने का काम किसका होता है, तो आपने नाम सुना होगा, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, फ्लोएम, ठीक है, समझिएगा, फ्लोएम का नाम आपने सुना होगा, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि भोज्य पदार्थों का परिवहन। फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, ठीक है। ऊपर से एक नाम और आपने सुना होगा, जाइलम, ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा जाइलम, ये क्या करता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, बस याद रखना, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि ये जल का परिवहन करता है, ठीक है, ये जल का परिवहन करता है जाइलम, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का परिवहन करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। याद कैसे करोगे, जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं इसको याद कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, ज से जाइलम, ज से जल, ठीक है, ज से जाइलम, ज से जल, और फ से फ्लोएम, फ से फूड, याद रहेगा। देखो फ से फ्लोएम और फ से फूड,
और ज से जाइलम, ज से जल। ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा, फिर जिंदगी भर नहीं भूलेगा भाई। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं ना जब देसी तरीके से, तो कभी नहीं भूलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल साफ है कि पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है भाई, भोजन बनाने का काम होता है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगाने जा रहे हैं भाई। देखो आप लोग ना सेशन को अच्छे से देखना, ठीक है, सेशन को अच्छे से देखना और लाइक और शेयर में कमी मत करना भाई। ठीक है, आपकी लाइव क्लास हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उतना ही मेहनत करना है जितना आप करते आते हो। ठीक है, ये क्लास आपको मैं लाइव इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मैंने आपको बताया कि फैमिली फंक्शन की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, इसीलिए मैं ये क्लास आपको पहले से रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। पहले से मैंने रिकॉर्ड कर लिया है स्टूडियो में और ये आपको 5 बजे बिल्कुल अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप इस क्लास को पूरा लाभ उठा पाओ। ठीक है, चलो ये 2-3 क्लासेस आपको ऐसे मिलेंगी। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो आपको मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया है। ठीक है, कप एंड ट्रॉफी में इतना करा दूंगा आपको, इसकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ट्रॉफियों की, तो आप कभी भूलोगे नहीं और डायरेक्ट आप देखोगे कि सवाल आ गया यहीं से पेपर में। ठीक है ना, तो रंगास्वामी कप बिल्कुल ये संबंधित है हॉकी से। ठीक है, और याद करिए एक क्लास में मैंने हॉकी से रिलेटेड कुछ कप के नाम लिखवाए थे। एक तो हो गया रंगास्वामी कप, इसके अलावा एक मैंने बताया था आगा खां कप। याद रखना, हो सकता हो कभी किसी सेशन में मैं ये सवाल पूछ लूं आपसे। ठीक है, आगा खां कप। इसके अलावा सुल्तान अजलान शाह कप। ठीक है, सुल्तान अजलान शाह, ये वो कप हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे तो ढेर सारे कप होते हैं लेकिन ये वो कप है जो पूछे जाते हैं। आगा खां कप, सुल्तान अजलान शाह कप। ठीक है, इसके अलावा रंगास्वामी कप, ये हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से याद रखना, मैंने आपको बताया था मरडेका कप। ठीक है, एक याद रखना है आपको मरडेका कप। इसके अलावा एक याद रखना है डुरंड कप। ठीक है, डुरंड कप। इसके अलावा याद रखना है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे कप हैं, ऐसे ट्रॉफियां हैं जो आपको याद रखना बेहद जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा फुटबॉल के लिए भी, हॉकी के लिए भी। भाई क्रिकेट के लिए तो इतने सारे हैं, सब जानते हैं, क्रिकेट के तो सभी दीवाने होते हैं। ठीक है, तो आपको तो क्रिकेट का बहुत सारा याद होता है, तो क्रिकेट का जनरली परीक्षाओं में पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात जो है वो फुटबॉल हॉकी से रिलेटेड है, और भी कई कप होते हैं वो भी आपको समय समय पे बताया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12। प्यारा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर करेंगे सभी लोग। बढ़िया सवाल है और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन करता है। चलो भाई, सबको क्वेश्चन विजिबल होगा। क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय सामाजिक कर्ता, बहुत प्यार से क्वेश्चन पढ़िएगा, ये नया सवाल है आप लोगों के लिए। ठीक है, जहां पे जो सवाल इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताता चलूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है। यानी कि ऐसे सोशल वर्कर का नाम बताइए जो अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनकी मदद करने में, उनकी सहायता करने में ही पूरे जीवन ही व्यतीत कर दिया उन्होंने। ठीक है, ऑप्शन है विनोबा भावे, बाबा आमटे, धोंधू केशव कर्वे या राम मनोहर लोहिया। तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपके लिए नया होगा, कई बच्चों को इसका उत्तर नहीं पता होगा। तो याद रखेंगे आप लोग बाबा आमटे। ठीक है, बाबा आमटे जी जो थे ये ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, ऐसे सोशल वर्कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों के बीच में रहकर बिताया है, उनकी मदद में बिताया है। और बाबा आमटे जी को कहा जाता है आधुनिक गांधी के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, आधुनिक गांधी के रूप में भी ये विख्यात हैं, ये भी आप जानते रहना। ठीक है ना, तो एक सवाल ये भी पूछ लेता है कि कौन आधुनिक गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं। नए प्रश्नों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है सभी को। ठीक है, बाकी तो सबके बारे में आप जानते हो, समय समय पर मैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कराता रहूंगा। जैसे विनोबा भावे, विनोबा भावे को क्या कहते हैं, प्रथम सत्याग्रही, है ना। अगर इनके बारे में बताता चलूं तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन आपने सुना होगा, विनोबा भावे से रिलेटेड आपने भूदान आंदोलन सुना होगा, है ना। तो ये सब मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको आगे बताता चलूंगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, अभी ये याद रखना है कुष्ठ रोगियों के लिए जो विख्यात है सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी मदद के लिए वो थे आपके बाबा आमटे, जिनको आधुनिक गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, ये प्रश्न को याद रखना है। बाकी के तो विनोबा भावे हुए, राम मनोहर लोहिया हुए, सबके बारे में आपसे बात करेंगे हम लोग अगले क्लासेस में। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न
आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं। ये देखो एक और सवाल खेल से रिलेटेड, ठीक है, खेल से रिलेटेड एक और सवाल। एक शब्द दिया है क्यू, शब्द क्या है? क्यू। क्यू का संबंध किस खेल से है? ठीक है, किस खेल से क्यू का संबंध है? ऑप्शन है आपका हॉकी, फुटबॉल, बिलियर्ड्स, क्रिकेट। देखो बहुत सारी शब्दावलियां हैं, है ना, हर खेल में शब्दावलियां होती हैं। जैसे मैं क्रिकेट की बात करूं जो बड़ा फेमस है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे क्रिकेट में क्या क्या शब्दावली हो सकती है, बहुत सारी है, मैं कुछ के नाम लेता हूं। जैसे हो गया आपका लेग स्पिन। अगर एक सवाल पूछे कि लेग स्पिन किस खेल से संबंधित है, तो आंख बंद करके बोल दोगे सर क्रिकेट से है, ठीक है। फिर एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू होता है, ये भी क्रिकेट में होता है, ठीक है। लेग स्पिन, हैट्रिक, है ना, कहते हैं कि हैट्रिक, तो हैट्रिक भी क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है, इस शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है हैट्रिक का, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी शब्दावलियां होती हैं, हर खेल की अपनी अलग अलग शब्दावलियां होती हैं। तो आपको याद रखना क्यू, और क्यू का संबंध होता है बिलियर्ड से, ठीक है। क्यू का संबंध क्या होता है? बिलियर्ड से। एक खेल होता है बिलियर्ड्स, आप सभी ने देखा होगा बिलियर्ड्स को, ठीक है। ये कैसा खेल होता है मैं कैसे बताऊं? जैसे एक टेबल होता है, ठीक है, एक टेबल होता है, टेबल पे बॉल्स रखी होती हैं, आपने देखा होगा टेबल पे बॉल्स होती हैं, और स्टिक होता है, और स्टिक को लोग ऐसे निशाना लगाते हैं, और एक वो होता है ना सर्कल, मोका टाइप का, है ना, भोका टाइप का जो होता है, उसमें उस गेंद को डालना होता है स्टिक से मार करके, उसी को बिलियर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। और बिलियर्ड्स के लिए जो बड़ा फेमस नाम है, अपने इंडियन खिलाड़ी अगर एक नाम आपको याद रखना है तो पंकज आडवाणी का नाम याद रख सकते हो। बिलियर्ड्स में जो फेमस नाम है भारत की तरफ से, वो पंकज आडवाणी जी का नाम है, तो याद रखना है इनका भी नाम, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं, तो आप कहना बिलियर्ड से संबंधित हैं, ठीक है। ये इंडियन प्लेयर हैं, आपको नाम याद रखना है, और उसी से संबंधित है एक शब्द क्यू। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन करता है भाई। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर चमक करके आ गया है, और क्या क्वेश्चन है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार की पश्चिम बंगाल। तो चलो सबको पता होगा कि माता टीला परियोजना, देखो माता टीला परियोजना, देखो ये परियोजनाएं होती हैं, प्रोजेक्ट होती हैं, ये किसी किसी नदियों पर होती हैं। तो माता टीला परियोजना मैं आपको बता दूं, ये रिहंद नदी पर स्थित है। आपसे सॉरी, ये माता टीला जो परियोजना है, ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा नदी, ठीक है। आपसे नदी भी पूछा जा सकता है, तो बेतवा नदी पर स्थित है, और ये कहां पर है, यानी कि किस जिले में है, तो ये उत्तर प्रदेश के, याद रखना है, यूपी के ललितपुर जिले में पड़ता है भाई। यूपी के किस जिले में? ललितपुर जिले में है, याद रखना है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। क्लियर? अच्छा प्रश्न है, याद रखना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिल्कुल आपका सटीक उत्तर, ठीक। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर लगाने के लिए ये रहा 15, क्वेश्चन नंबर 15। चलो भाई, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सब लोग। देखो ये भी एक नया प्रश्न है, लेकिन कई बार पेपर में आया है, आपके लिए नया हो सकता है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। मोरेन कहां पर बनते हैं, ठीक है, मोरेन कहां पर बनते हैं? शुष्क क्षेत्र यानी कि ड्राई जोन में, या ग्लेशियल रीजन में, कि हिमानी क्षेत्र, मानसून क्षेत्र, की नदियों के डेल्टा में? जल्दी से इसका उत्तर आप अपने माध्यम से प्रेषित करिए कि मोरेन जो है वो कहां पर बनते हैं, ठीक है। देखिए आप समझिएगा, मोरेन कहां बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। जो हिमनद होते हैं, हिमनद समझिएगा, हिमनद क्या होते हैं, जिसको ग्लेशियर बोलते हैं इंग्लिश में, ग्लेशियर, ठीक है। तो जो हिमनद है, ग्लेशियर हैं, वो अपने साथ छोटे छोटे कणों के साथ साथ, जब ग्लेशियर बहते हैं, ग्लेशियर जब बहते हैं, है ना, तो ग्लेशियर अपने साथ जो छोटे छोटे कण के साथ बड़े बड़े पार्टिकल्स को भी अपने साथ लेकर के जाते हैं ये, ठीक है। ग्लेशियर यानी हिमनद अपने साथ ये जब बहते हैं तो छोटे छोटे कण भी और बड़े बड़े कणों को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कण
जो ग्लेशियर के साथ नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे कण, कण का मतलब ऐसे पार्टिकल, कुछ ऐसे पार्टिकल, ऐसे कण जो ग्लेशियर यानी कि हिमनद के साथ नहीं जाते हैं वही मोरेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो अवक्षेप रह जाते हैं, जो अवक्षेप रह जाता है, शेष रह जाता है, वही क्या होता है, मोरेन होता है। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, मोरेन कहां बनता है? तो एक बात दिमाग से तुरंत याद आना चाहिए, मोरेन सर ने बताया था ग्लेशियर, सर ने बताया था ग्लेशियर यानी कि हिमनद। तो मोरेन कहां बनेगा भाई, वही हिमनद के क्षेत्र में ही तो बनेगा ना, क्योंकि ग्लेशियर जो है, और ग्लेशियर अपने साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स और बड़े बड़े पार्टिकल्स को बहा के लेके जाता है। कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो वहीं रह जाते हैं, छूट जाते हैं, अवक्षेप जिसको बोलते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, मोरेन कहा जाता है। और कहां पे बनेगा, तो बट ऑब्वियस है ये ग्लेशियर वाले क्षेत्र में ही बनेगा मतलब। तो ऑप्शन देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल बी ऑप्शन को आप लोग आंख बंद करके टिक कर दोगे। ठीक है, अभी तक जिनमें से कई लोगों को इसका उत्तर नहीं पता था, लेकिन अब ये कभी भी क्वेश्चन आएगा कि मोरेन कहां बनते हैं तो तुरंत याद रखना कि सर ने बताया था कि ग्लेशियर रीजन में होता है, और ग्लेशियर रीजन में होता है यानी कि हिमनद क्षेत्रों में, तो ग्लेशियर टिक कर देना है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को टैकल करो, कभी नहीं भूलेगा। चलो अगला प्रश्न भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इस प्रश्न को एक बार आप रीड करिए, मैं साइड में होकर पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, या तिरुवल्लुपुर का तिरुवल्लुकुरल। भाई बताना है कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बता देते हैं जल्दी से। मैकियावेली कौन था, पहले तो ये समझो ये मैकियावेली कौन था भाई। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, ये मैकियावेली, इसको यूरोप का चाणक्य बोलते थे। मैकियावेली को क्या बोलते थे, यूरोप का चाणक्य, यूरोप का चाणक्य। ठीक है, ये मैकियावेली एक व्यक्ति का नाम था। ठीक है, जो इटली का था। ये कहां का निवासी था, अगर मैं पूछूं कहां का निवासी है तो ये इटली का निवासी था। ठीक है, और इटली यूरोप में पड़ता है, इसलिए इसको यूरोप का चाणक्य कहा जाता था। ये बहुत बड़ा लेखक भी रहा है, बहुत बड़ा इतिहासकार भी रहा है, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ भी रहा है, और इसकी बहुत सारी किताबें भी बड़ी प्रसिद्ध है, जैसे द प्रिंस, इसकी एक बड़ी फेमस किताब है द प्रिंस। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना है आपको। तो इसको यूरोप का चाणक्य बोलते थे। अब आपको पता है कि हमारे देश में चाणक्य किसको बोलते हैं? ठीक है, तो हमारे देश में चाणक्य बोलते हैं वो भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, बहुत बड़े इतिहासकार है ना, और उनको भी बोला जाता है भारत चाणक्य। कौन है भाई? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। याद आया, कौटिल्य का क्या? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी थी, और यही कौटिल्य कौन थे? यही तो चाणक्य के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, इन्हीं को तो चाणक्य बोलते थे, या इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को एक और नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त। तो ये भी आप जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये एक प्रधानमंत्री थे। और आप भी जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इन्हीं की एक किताब है, कौन सी? अर्थशास्त्र। इनकी किताब है अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के नाम से इन्होंने लिखा है इस पुस्तक को। क्लियर? इसीलिए इसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है ना, इसीलिए, क्योंकि मैकियावेली को क्या बोलते थे? यूरोप का चाणक्य बोलते थे। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है, और याद रखना आप एक बात और, कि जो आपके विष्णुगुप्त यानी जो चाणक्य थे, इनको भारत का मैकियावेली बोलते हैं। भारत का मैकियावेली। ठीक है, भारत का मैकियावेली बोलते हैं। किसको? चाणक्य को बोलते हैं भाई। ठीक है, तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो अगर सवाल है कि ये भी पूछ ले आपसे एग्जाम में कि इनमें से किसे भारत का मैकियावेली बोलते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन आएंगे भाई, तो 4 ऑप्शन में टिक कर देना चाणक्य का। चाणक्य का नाम आप जरूर याद रखना, या तो कौटिल्य पेपर में दे देगा, या तो चाणक्य पेपर में दे देगा, या तो विष्णुगुप्त पेपर में दे देगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं फटाफट। चलो देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 17। तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा साइड में कर दूं। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। किसके शासन काल में डाइमेकस भारत आया था? 1 मिनट।
इसको एडजस्ट कर दिया जाए भाई, क्वेश्चन भाग रहा है। चलो, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश से भारत आए हैं, ठीक है, जैसे चीनी यात्री भारत आए और कई सारे शासन के पीरियड में अलग अलग लोगों से बाहर से मतलब लोग आए हैं, तो कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे डाइमेकस का नाम आपको याद रखना है, तो याद रखना डाइमेकस कौन था पहले ये मैं आपको बता दूं। तो डाइमेकस जो है ये सीरिया के जो राजा थे, सीरिया के राजा थे जिनका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस नाम याद रखिएगा, सवाल बन सकता है, ठीक है। एंटियोकस सीरिया के राजा थे जिनका नाम था एंटियोकस और इन्हीं का राजदूत था, ठीक है। सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत कौन थे? इनके राजदूत, राजदूत मतलब कि एम्बेसडर, राजदूत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एम्बेसडर बोलते हैं। इनके राजदूत कौन थे? तो डाइमेकस, डाइमेकस, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हुई, पहले डाइमेकस कौन था? तो डाइमेकस जो था वो सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था, एम्बेसडर था, जो इनकी तरफ से भारत आया था, ठीक है। वो एंटियोकस जो है सीरिया के राजा, उन्होंने भेजा था अपने राजदूत को भारत कि तुम जाओ और इस साम्राज्य के बारे में पता करो, ठीक है। पता करो मतलब कि घूमने आते हैं, वो अपने राजनीतिक संबंध को मजबूत करने के लिए भी लोग आते थे, ठीक है, या कई लोग घूमने आते थे बस। तो ये जो डाइमेकस था इसको एंटियोकस ने भेजा था, जो सीरिया का राजा था, ठीक है। किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था भाई। बिंदुसार कौन था? तो ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था भाई, ठीक है। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और ये अशोक का पापा था भाई। कौन? अशोक का पापा था ये, ठीक है। अशोक का पापा था ये। कौन अशोक भाई? अशोक कोई आप लोग मत समझ लेना भाई, अशोक द ग्रेट अशोका मौर्य वंश, ठीक है। द ग्रेट अशोका मौर्य वंश जो है अशोका, उसी का फादर था ये बिंदुसार। और बिंदुसार किसका बेटा था? तो बिंदुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था भाई, ठीक है। ये सारी बातें आप जानते हो, बस याद रखना, ठीक है। तो बिंदुसार के दरबार में आए थे डाइमेकस। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि प्रश्न बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया होगा भाई। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत प्यारा सवाल है। देखो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये सब सवाल डायरेक्टली ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे सवाल जब पूछ लिए जाए ना तो गलती से भी गलत मत करिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सार्थवाह किसे कहते हैं, ठीक है। सार्थवाह किसे कहते हैं? देखो जब मौर्य वंश पढ़ोगे और मौर्य वंश में अधिकारियों के नाम जब पढ़ोगे, ठीक है, बहुत कम होता है कि लोग मौर्य वंश तो पढ़ लेते हैं, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका के बारे में तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उनका प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है आपको, ना पढ़ाया जाता है ना आप पढ़ते हो, लेकिन परीक्षा में प्रश्न आता है, वही प्रश्न टफ माना जाता है, लेकिन आपको टफ नहीं मानना है, क्योंकि अब आप हमसे पढ़ रहे हो तो आपको एक एक चीज पढ़ाया जाएगा। अभी तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जब मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगा वहां भी बड़े डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो सार्थवाह, तो याद रखना है कि मौर्य वंश में व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था, ठीक है। याद रखना मौर्य वंश में मौर्य टाइम पर जो व्यापारियों का काफिला होता था उसी को सार्थवाह एक नाम दिया गया था, ठीक है। तो आपसे पेपर में कभी भी अगर सवाल ये पूछता है ना तो बिल्कुल ऐसे ही पूछेगा कि सार्थवाह कौन होते थे, तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। या फिर एक सवाल पूछेगा कि सार्थवाह किस वंश से संबंधित है, तो ये भाई मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है, मौर्य वंश से ही संबंधित है, ये भी याद रखना है। तो ये मौर्य प्रशासन का एक सवाल है, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा सवाल था ये, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है और आप सब ने इस प्रश्न को अच्छे से किया होगा कई बार कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था, ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था भाई? सारनाथ स्तंभ का नाम आप सबने सुना होगा, निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो ये आपका सारनाथ स्तंभ है वाराणसी में, ठीक है। तो आपको देखो जगह का नाम याद रखना है और सारनाथ पिलर या सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो द ग्रेट अशोका ने बनवाया था भाई। कहां पे है ऑप्शन? ये देखो द ग्रेट अशोका के द्वारा इसको बनवाया गया है। सारनाथ कहां पर है? बनारस में है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलो तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न भी ये 20 क्या कहता है। चलो भाई इस प्रश्न को भी जल्दी से कर लो सब।
चलो विजिबल है सबको क्वेश्चन, ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन भी देखो कई बार पेपर में आया, और ऐसे सवाल ना गलती से भी गलती मत करिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल हमें नंबर दिलाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं कि अभिलेखों में, ठीक है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के नाम से है भाई? तो ये सभी जानते हो आप लोग। चलो आप सभी जानते हो कि कौन सा ऐसा शासक है जिसका नाम प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो द ग्रेट अशोका, ठीक है, द ग्रेट अशोका। तो बिल्कुल आप लोगों के उत्तर भी बिल्कुल सही आने चाहिए, और अशोका को ही प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अशोका के कई नाम थे भाई, ठीक है, उनमें एक बड़ा फेमस नाम जो परीक्षा में आता है देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, ठीक है। तो अशोका के ही नाम थे, याद रखना। चलो और कोई ऑप्शन है? ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते हो भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं भाई। ये सारी बातें आप अच्छे से जानते हो, एक क्वेश्चन में भी मैंने इसको करवा दिया था, ठीक है। हर्षवर्धन, देखो हर्षवर्धन को जो उपाधि मिली थी वो शीलादित्य की उपाधि मिली थी, ठीक है। हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। शीलादित्य, शील मतलब पत्थर, ठीक है, पत्थरों पे लिखवाने का काम हर्षवर्धन ने भी किया था, तो शीलादित्य कहते हैं हर्षवर्धन को, ठीक है। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस भी कहा जाता था, सैंड्रोकोटस, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता था, तो ये भी नाम आप जरूर याद रखना, क्या पता पेपर में प्रश्न पूछ ले। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मतलब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपको दिखना चाहिए प्रश्न भाई अच्छे से। चलो भाई, क्वेश्चन क्लियर है सभी को, और क्वेश्चन अब स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर उत्तर करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? बहुत प्यारा सवाल। देखो अशोका के बहुत सारे अभिलेख हैं, है ना, अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, अभिलेख अशोका ने सबसे पहले अभिलेखों को लिखवाने का काम अशोका ने किया था, ठीक है। और मैंने आपको जैसा बताया कि अशोका के बहुत सारे नाम थे, है ना, बहुत सारे नाम थे। तो किस अभिलेख में अशोक ने अपना नाम मेंशन करवाया? अपना नाम मतलब कि अशोक के नाम से अभिलेख को लिखवाया है, वो अभिलेख कौन सा है? तो भाई वो अभिलेख कौन सा है? तो वो अभिलेख है मास्की, याद रखना है। वो अभिलेख कौन सा है? मास्की है। मास्की अभिलेख अगर आप पढ़ोगे तो ये मास्की अभिलेख में अशोका का नाम उल्लेखित है, यानी कि अशोका के नाम से ये उल्लेख है। बाकी जो आपके जो अभिलेख हैं, कालसी है, रुमिनदेई है, या जितने भी अलग अलग हैं, सब में अलग अलग नामों से जाना गया है, लेकिन जो ये आपका मास्की है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मास्की में अशोका का नाम है। और ये कहां पर है ये अभिलेख पड़ता है कर्नाटक में, याद रखिएगा। ये अभिलेख कहां पर है? तो मास्की अभिलेख। देखो मास्की में लास्ट में क आ रहा है, तो क से कर्नाटक याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट में क आ रहा है तो क से कर्नाटक याद रखेंगे। और याद रखना है इसी अभिलेख से अशोका के दक्षिण भारत में भी इसका उल्लेख है, मतलब दक्षिण भारत में भी अशोका का जो प्रशासन रहा है, ठीक है। दक्षिण भारत की जो सीमा है वो क्या क्या सीमा दक्षिण भारत की है, तो वो ये अभिलेख बताता है कि अशोका का शासनकाल दक्षिण भारत में कहां तक फैला हुआ था, ठीक है। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में अशोका का शासनकाल कहां तक फैला हुआ था, वो इसी अभिलेख के माध्यम से पता चलता है। क्योंकि ये कर्नाटक में है तो आप समझ सकते हो दक्षिण भारत का इतिहास भी इस अभिलेख से अशोका के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को याद रखना है, कर्नाटक में, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 22। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 22 भी आ चुका है, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे भाई, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो अच्छे से रीड करिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्या है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाई, है ना, यानी कि वह कौन सा अभिलेख है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए अशोका के बहुत सारे अभिलेख थे भाई, है ना, अभिलेख थे, शिलालेख थे, है ना। डिटेल में बताऊंगा क्या अंतर है दोनों में, बस अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कौन से अभिलेख में अशोका ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाई। कौन सा अभिलेख था? वो अभिलेख है आपका भाब्रू स्तंभ, ठीक है। यानी कि ये भाब्रू स्तंभ जो है कहां पर है, पहले ये समझो, ये पड़ता है विराटनगर में। भाब्रू स्तंभ कहां पर था? ये पड़ता है विराटनगर में। और विराटनगर कहां पर है? तो ये है राजस्थान में भाई, ठीक है, राजस्थान में। तो राजस्थान में जो अशोका का अभिलेख है, देखो अशोका का साम्राज्य कितना फैला हुआ है, राजस्थान में है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी अभिलेख थे, राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, कर्नाटक में भी है, ऐसे बहुत सारे अभिलेख थे, है ना। जब पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा। तो विराटनगर में, राजस्थान में अशोका का भाब्रू स्तंभ, और इसी
अभिलेख में अशोका ने ये बताया है, इसी अभिलेख में ये लिखा हुआ पाया गया है कि अशोका जो है मगध का सम्राट था, है ना। जैसे कई लोगों का डाउट होता है, सर कैसे पता कि अशोका का ये साम्राज्य था, अशोका ने यहाँ पे शासन किया था, अशोका की राजधानी ये थी, सर ये तो बहुत पुरानी बात है, कैसे लोगों को याद है। तो दोस्तों ये ऐसे याद रहता है कि इन लोगों ने जो काम करवाए हैं, इन लोगों ने जो अभिलेखों को बनवाए हैं, उन अभिलेखों में प्रॉपर मेंशन कर रखा है जो जो काम करवाया। तो अशोका ने तो सारा जो भी करवाया है वो कहीं ना कहीं लिखवा रखा है अभिलेखों पे, पत्थरों पे कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो इतिहासकार हैं वहां से जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर किताब लिख देते हैं, ठीक है। वहीं से हम लोगों को भी पता चलता है कि ऐसे इतिहास रहे हैं इन लोगों के, ठीक है ना। तो इस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है। और इसी स्तंभ में याद रखना है, इसी भाब्रू स्तंभ में अशोका ने स्वयं को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा जो ग्रहण की है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अशोका ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी, ठीक है। तो ये जो बौद्ध धर्म की अशोका ने शिक्षा दीक्षा ली थी वो इसी भाब्रू स्तंभ में उल्लेख किया गया है कि अशोका ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। ये किस स्तंभ में लिखा गया है, तो इसी भाब्रू स्तंभ में लिखा गया है ना। कोई ऊपर से आके थोड़ी ना बोला था कि अशोका जो है बौद्ध धर्म को मानता था, भाई ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। देखो बड़ा प्यारा सवाल है ये भी भाई। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर आ चुका है। चलो ये ऑप्शन गलत हो गया है ना। चलो अब बताओ, क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो कलिंग युद्ध के बारे में आप सबने सुना होगा भाई। अशोका अगर आपने पढ़ा है और कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी नहीं है तो भाई पढ़ाई लिखाई बेकार है। तो याद रखना है आपको, कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो किस शिलालेख में है। तो पहले कलिंग के बारे में याद रखना है, कलिंगा वॉर। ये कलिंग युद्ध, कलिंग जो जगह का नाम है ये उड़ीसा में है। कलिंग जो जगह है ये उड़ीसा में है। ये युद्ध हुआ था 261 बीसी में, ठीक है। ये युद्ध हुआ था 261 बीसी में और ये युद्ध हुआ था अशोक के बीच में। अशोका था और अशोक के साथ साथ जो कलिंगा का शासक था उसके साथ था। देखो कलिंगा का जो शासक है उसका नाम यहाँ पे उल्लिखित नहीं है, ठीक है। उसका वर्णन नहीं मिलता है क्योंकि कई जगह पे उसके नाम खारवेल का भी जिक्र होता है कि कलिंग का शासक खारवेल था, या कहीं पे उसका नाम कुछ और आता है। तो इसलिए नाम का वर्णन नहीं है। बस आपको याद रखना है कि कलिंग का जो राजा था उसके साथ युद्ध हुआ था अशोका का 261 बीसी में। और इसी युद्ध के बाद इतना ज्यादा इस युद्ध में हत्या हुई थी लोगों की, नरबली इतनी ज्यादा हुई थी, हत्या इतनी हुई थी कि अशोका का हृदय पिघल गया, है ना। लाखों में लोग मारे गए थे, हत्या हुई थी और इसको देख करके अशोका का हृदय पिघल गया। और यहीं से अशोका ने क्या किया, बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी। यानी कि उसने क्या किया, उसने युद्ध को मतलब मना कर दिया। फिर उसने ये कह दिया कि भाई अब हम कभी युद्ध नहीं लड़ने वाले हैं, कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। और उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना शुरू कर दी थी, है ना। तो ये सब बात आप जानते होंगे। बस याद रखना किस शिलालेख में वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है। तो ये शिलालेख 13 है। याद रखना अशोक का शिलालेख 13 है भाई, 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। ये रोमन अंकों में लिखा है, ठीक है। ये रोमन अंकों में लिखा है, इस तरीके से रोमन अंकों में लिखा जाता है 13 को, ठीक है। ये जैसे लिखा है रोमन अंकों में 12 है ये, ठीक है ना। तो कभी कभी ना इस तरीके से पेपर में लिख करके आ जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। रोमन अंकों में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इस तरीके के इंस्क्रिप्शन 1, इंस्क्रिप्शन 2, इंस्क्रिप्शन 12, इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख होता है, ठीक है ना। तो 13वें शिलालेख में या 13वें अभिलेख में अशोका के कलिंग युद्ध का क्या है, वर्णन है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। कलिंग कहां पर है, उड़ीसा में है भाई। तो उड़ीसा में कलिंग का जो शासक था, कहीं के पे खारवेल नाम मिलता है, चेदी वंश का शासक था वो, उसी के साथ युद्ध हुआ था और इसमें लाखों लोगों की हत्या हुई थी। और इसी हत्या को, इतने सारे खून को, ब्लड को देख करके इसका हृदय पिघल गया था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। 25 क्वेश्चंस है भाई आज हमारे पास, ठीक है। और इसको हम लोग करेंगे 25 क्वेश्चंस और आपका सेशन यहां पर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा भाई। तो इंडिका के लेखक कौन थे भाई, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होगा कि इंडिका जो है इसके लेखक कौन थे। तो इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक थे आपके मेगास्थनीज, ठीक है। कौन थे, मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज जो है
याद रखना है आपको, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था ये, ठीक है। किसके दरबार में था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ठीक है। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है भाई। किसके दरबार में था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंडिका का लेखक है। डायरेक्ट सवाल ये पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 25वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर चिपकाएंगे सब लोग कि भाग एवं बलि कौन थे भाई। बड़ा प्यारा सवाल है ये, ठीक है। भाग एवं बलि, देखो ये जो भाग एवं बलि थे, ठीक है, भाग एवं बलि कौन थे? तो आपको मैं बता दूं कि मौर्य वंश में ही, जब आप मौर्य वंश पढ़ोगे, ठीक है, मौर्य वंश में ही जो टैक्स लिए जाते थे, कर लिए जाते थे, उन कर के नाम थे भाग और बलि, ठीक है ना। ये कर के नाम थे, टैक्स के नाम थे। किस वंश में? मौर्य वंश में। तो याद रखना है ये राजस्व के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। भाग एवं बलि क्या थे? राजस्व मतलब टैक्स, है ना, कर से रिलेटेड है, मौर्य वंश में, याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जो भी आपके कमेंट होंगे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो भी आपका सुझाव है, सजेशन है, वो जरूर लिया जाएगा। ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में थी और आने वाली 2-3 क्लासेस और आपकी रिकॉर्डेड ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ नहीं, मैं घर पे हूँ, बट आपके लिए मैंने क्लास को रिकॉर्ड करके रख दिया है। बट आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेगा। देखिए आपके लिए ही ये क्लास रिकॉर्ड करी है हमने, है ना। आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए थी, इसी वजह से इस क्लास को रिकॉर्ड कर दिया गया होगा। तो जितने क्वेश्चन कराए गए हैं इसको अच्छे से जरूर याद कर लेना आप लोग। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। और देखो कुछ दिनों तक 1-2 क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, उसके बाद तो लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।